इंट्रोडक्शन में ही देखिए हम कुछ बात आपको बताएं, वही बात को देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ भी है। क्या लिखा हुआ है पहले देखिए यहाँ पे, रेस्पिरेशन जो होगा कैसा प्रोसेस हो जाएगा बताइए, कैसा हो जाएगा, तो एक्सरगोनिक प्रोसेस होगा, मतलब कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा तो हाँ होगा। देख लीजिए ये पूरा पूरा रिएक्शन हमारे पास है, यहाँ पे ये रहा हमारे पास क्या चीज, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, और यहाँ पर वाटर, क्या रिलीज हुआ, CO2, और क्या चीज, वाटर, और देखिए क्या रिलीज हुआ, एनर्जी, एनर्जी हम लोग को मिला, एनर्जी मिल रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज होगा तो उस प्रोसेस क्या बोलेंगे, एक्सरगोनिक प्रोसेस बोला करेंगे। ठीक है, अब ये एक्सरगोनिक प्रोसेस हमारा नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस। देखिए हम क्या बताए थे आप लोग को कि ये स्टेप बाय प्रोसेस होता है, स्टेप बाय प्रोसेस ये होता है, और कैसा होता है तो एंड स्लो प्रोसेस भी होता है। उसी बात को कह रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल ऑल एनर्जी कंटेन्ड इन द फूड इज नॉट रिलीज फ्री इनटू द सेल और इन अ सिंगल स्टेप। मतलब कि जितना भी फूड में एनर्जी होगा क्या एक ही बार में सारा रिलीज कर देंगे, नहीं, एकदम नहीं। एक बार में रिलीज हो जाएगा तो उसको कैप्चर करना काफी हार्ड होता है। देखते जो कहीं पे भीड़ ये सब होता है तो भीड़ को मैनेज करना होता है, तो हम लोग जो है बारी बारी से निकालते हैं, बारी बारी से, बच्चों निकलो निकलो निकलो, धीरे धीरे से धीरे धीरे से धीरे धीरे से। अगर एक ही बार में सारे निकाल देंगे तो हमारा व्यवस्था क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। धीरे धीरे निकाला जाता है, धीरे 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 धीरे। इसीलिए जो भी हमारे पास जो एनर्जी होता है, एनर्जी जो होगा उसको हम लोग अगर मैनेज करना है बढ़िया से, बेस्ट इफिशिएंट तरीका से, तो उसको हम क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे रिलीज करना पड़ेगा, धीरे धीरे, नॉट रिलीज फ्री। एक ही बार में सारा सारा जो होगा सेल में रिलीज नहीं करना है, तो कैसे, नहीं सिंगल स्टेप में करना है, एक बार में सारा नहीं करना है, तो इट इज रिलीज इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप। धीरे चलेंगे हम, आप लोग जानते भी, स्लो एंड स्टेडी मींस द रेस। धीरे धीरे काम किया जाएगा, बढ़िया काम होगा, हड़बड़ी का काम गड़बड़ होगा। ठीक है, तो स्लो स्टेप हम लोग चलेंगे, धीरे धीरे हम लोग काम करेंगे, धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो क्या होगा, जितना भी एनर्जी होगा, क्योंकि ये जितना भी रिएक्शन होता है रेस्पिरेशन का वो कंट्रोल होता है एंजाइम के द्वारा, और एनर्जी को ट्रैप करने में, केमिकल रिएक्शन में केमिकल एनर्जी को हम लोग को ट्रैप करने में हेल्प करता है। किस रूप में ट्रैप होता है, तो ATP में ट्रैप होता है जितना भी एनर्जी रहेगा। इसीलिए यहाँ पर जो रिएक्शन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, सरल सरल, स्लो एंड स्टेप वाइज होना चाहिए। मान लीजिए ज्यादा एनर्जी बढ़ भी गया, एनर्जी बढ़ जाएगा, सरल सरल एंजाइम हमारा काम करना बंद कर देगा। एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी काम करना, सॉरी एंजाइम काम करना छोड़ देगा, हमारा एंजाइम काम करना छोड़ देगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा, सेल जो है डेड हो जाएगा। बिना मेटाबॉलिक रिएक्शन के कोई भी सेल काम नहीं करता, कभी जीवित रह पाएगा बिना मेटाबॉलिक रिएक्शन के, तो जवाब है नहीं। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में जो भी एनर्जी रिलीज होगा वो किस रूप में रिलीज होगा, तो ATP के फॉर्म में रिलीज होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक नया आप लोग के लिए टर्म है, क्या चीज, तो ये रेस्पिरेशन जो होता है कैसा होता है, एम्फीबोलिक प्रोसेस होता है, एम्फीबोलिक प्रोसेस होता है। ये एम्फीबोलिक प्रोसेस क्या है सर, एम्फीबोलिक, पहले सुनिए समझिए इसको। जैसे कोई केमिकल है, AB एक केमिकल है, ये अगर टूट गया A+B में, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोला करते हैं, तो इसको बोलते हैं सर, हम लोग बोला करते हैं इसको कैटाबोलिज्म बोलते हैं, कैटाबोलिज्म बोला करते हैं, या फिर कैटाबोलिक प्रोसेस बोला करते हैं, ठीक है ना। और सर X+Y कोई केमिकल था, इससे XY बन गया, कुछ नया बना है, उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, एनाबोलिक प्रोसेस बोला करते हैं, एनाबोलिक प्रोसेस बोला करते हैं। लेकिन सर ये एम्फीबोलिक तो क्या हो गया, तो एम्फीबोलिक क्या हो जाएगा, जब कोई सब्सटेंस जो है वो कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म दोनों परफॉर्म करे, कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म दोनों परफॉर्म करे, उसको हम लोग क्या बोला करेंगे, एम्फीबोलिक बोला करेंगे, एम्फीबोलिक। अरे एम्फी टर्म का ही मतलब होता है ड्यूअल। एम्फीबियंस बताइए किसको बोलते हैं, जो कि लैंड पर भी रहे वाटर पर भी रहे, एम्फी
एम्फीपैथिक आप लोग टर्म सुने होंगे, एम्फोटेरिक आप लोग टर्म सुने होंगे, है ना। तो ये एम्फी का मतलब ही क्या होता है, ड्यूअल, ड्यूअल ड्यूअल ड्यूअल, दोनों काम कर रहे हैं, ड्यूअल दो दो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन भी कर रहा है, ये एनाबॉलिक रिएक्शन भी कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर टूटेगा भी बनेगा भी, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोला करेंगे, एम्फीबॉलिक प्रोसेस बोला करते हैं। तो सर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों को तो हम लोग बोला करते थे मेटाबॉलिज्म बोला करते थे, मेटाबॉलिज्म बोला करते थे, मेटाबॉलिक प्रोसेस बोला करते थे इसको, मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस बोला करते थे, मेटाबॉलिक प्रोसेस बोला करते थे। अब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हो गया, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो गया, एम्फीबॉलिक ये नया कहां से आ गया, अरे बाबू एम्फीबॉलिक पाथवे भी जो है, एम्फीबॉलिक प्रोसेस भी जो है क्या एक तरह का मेटाबॉलिक प्रोसेस ही है। मतलब कि कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और एक नया नया टर्म आप लोग सीख लिए, क्या चीज, एम्फीबॉलिज्म। मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों को दोनों रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है। एम्फी का मतलब ये क्या होता है, ड्यूअल, दोनों काम ये करेगा। अच्छा एक चीज और आप लोग ध्यान रखिए कि देखिए तो यहाँ पर जो है रेस्पिरेशन जो हमारा चल रहा है, यहाँ पर फूड का ब्रेकडाउन चल रहा है, किसका, ये रहा हमारा रहा ग्लूकोज। यहाँ रखिएगा, जिसका चलेगा ब्रेकडाउन, जिसका होगा ब्रेकडाउन, जो टूटेगा, जिसका होगा ब्रेकडाउन जो टूटेगा, उसको हम लोग बोला करते हैं सबस्ट्रेट बोला करते हैं, उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट बोला करते हैं। अब ये रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट नहीं यूज हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोला करेंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोला करेंगे। मतलब कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, सबस्ट्रेट। क्या है सबस्ट्रेट, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट उसको बोला करते हैं। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या सर, हर हमेशा ग्लूकोज मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ही होगा। अब सर कैसे कर दिया सर ये ग्लूकोज है, क्योंकि फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का C6H12O6। आप ये कैसे कर दिया सर ये कार्बोहाइड्रेट है, जनरली याद किया जाता है क्या चीज, कि जिसके कौन जो शब्द के अंत में, मतलब कि उसके सफिक्स में क्या लग जाए, OSE लग जाए, उसको हम लोग किस में गिना करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। जैसे बताइए सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, माल्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फ्रुक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट, इसलिए हम बोलते हैं ग्लूकोज क्या बोलती हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलती है। बायोमोलिक्यूल में अच्छा से पढ़ना है आप लोग को, एक्सपेरिमेंट में पढ़ना है बायोमोलिक्यूल में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में अच्छा से पढ़ना है वहां। अच्छा तो क्या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही आता है, तो जवाब है नो, नो नहीं, हर हमेशा कार्बोहाइड्रेट ही नहीं पार्टिसिपेट करेगा। अगर कार्बोहाइड्रेट सेल के अंदर नहीं है तो वहां पर और भी न्यूट्रिएंट्स भी तो होता है, कार्बोहाइड्रेट के सर अलावा और कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, तो और होता है हमारे पास फैट्स होता है, और क्या होता है सर, तो प्रोटीन होता है। तो जो मिलेगा कार्बोहाइड्रेट के बाद हमारा सेल जो है फैट यूज करना शुरू करेगा, और क्या यूज करेगा, तो प्रोटीन यूज करेगा। तो ये रहा हमारे पास। तो अब हम लोग देख लेते हैं अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को हम लोग देख लेते हैं, किसका कितना क्या यूज है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, क्या चीज, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को हम लोग देख रहे हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, तो वैसा सब्सटेंस जिसका रेस्पिरेशन के समय वैसा कंपाउंड जो कि क्या हो, ऑक्सीडाइज हो। सेलुलर रेस्पिरेशन के समय जो ऑक्सीडाइज होगा, जो टूटेगा, जिसका ब्रेकडाउन होगा, जिससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोला करेंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोला करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारा जो हो जाएगा, देखिए कुछ भी हो सकता है, अभी बताया आपको क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, और ऑर्गेनिक एसिड्स, बहुत सारा प्लांट, कुछ प्लांट, सम प्लांट, सिर्फ और सिर्फ कुछ प्लांट जो होता है वो ऑर्गेनिक एसिड को यूज करता है एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सारा प्लांट नहीं, एक का दुक्का कुछ प्लांट है वही
उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ते रहते हैं तो और जानकारी मिलते रहेगा। देखिए ना लिखा हुआ है सम प्लांट क्या यूज करेगा, ऑर्गेनिक एसिड को यूज करेगा एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज करेगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इन एब्सेंस और लेस अवेलेबिलिटी ऑफ क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट कम हो गया, जैसे मान लीजिए भूखे हुए 5 दिन से, तो हमारे बॉडी में क्या कार्बोहाइड्रेट रहेगा, अरे खाए ही नहीं है तो कहां से कार्बोहाइड्रेट आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो वहां पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में अब जो हो जाएगा किसको प्रेफरेंस मिलेगा, या फिर फैट को या फिर प्रोटीन को। तो अब हम लोग जो है प्रेफरेंस देख लेते हैं। चलो भाई प्रेफरेंस देख लेते हैं कि हमारा बॉडी जो है सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देता है। तो सबसे ज्यादा किसको प्रेफरेंस देगा हर हमेशा, कार्बोहाइड्रेट को मोस्ट प्रेफर्ड है। नेक्स्ट फिर क्या है तो फैट, नेक्स्ट फिर क्या है प्रोटीन। फिर क्वेश्चन, फैट के साथ इतना नाइंसाफी क्यों, कार्बोहाइड्रेट के आगे ये क्यों नहीं, कार्बोहाइड्रेट को इतना प्रेफरेंस क्यों, ऐसा क्या हो गया, प्रोटीन बेचारा काहे पीछे चल गया। तो इसके पास भी हमारे पास जवाब है। क्या जवाब है, अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट में जैसे एग्जांपल ले रहे हैं क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला बताइए C6H12O6। देखिए तो यहाँ पर जितना ऑक्सीजन है क्या उसके कंपैरिजन में हमारे पास CO2 उतना है, कार्बन है हमारे पास, तो हाँ है। देखिए जितना कार्बन है उतना ही के अलावा क्या है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होता है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग कि ऑक्सीजन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा जल्दी टूटेगा, वो टूटेगा जल्दी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इसीलिए यहां पर जब कार्बन कंपैरिजन में ऑक्सीजन जो है अच्छा खासा लेवल में प्रेजेंट है, लगभग में बराबर है, तो ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पर इस पूरे मॉलिक्यूल बनाया जाता है कैसा, अनस्टेबल। इसीलिए हमारे बॉडी में जल्दी टूट पाता है, जल्दी टूट पाएगा। जो जल्दी यूज टूटेगा उसको यूज हम लोग करेंगे, है ना। हमारा कोई भी काम है जो जल्दी से यूज होगा उसको हम लोग यहाँ पे जल्दी से यूज किया जाएगा हमारे सेल्स द्वारा। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट हम लोग यूज करते हैं। तो सर फैट में क्या कम होता है ऑक्सीजन, हाँ जी। कार्बोहाइड्रेट जैसे देखिएगा C55 हो जाएगा, H72 हो जाएगा, O जो रहेगा 5 और 6 रहेगा। बताइए 5 और 55 क्या अंतर है, क्या, हाँ है, बहुत अंतर है। यहाँ पर इस फैट को बर्न करने के लिए, फैटी एसिड को बर्न करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देते हैं फिर से वही, चलिए सीढ़ी पे चलते हैं हम लोग, सीढ़ी पे चल रहे हैं, सीढ़ी पे चल रहे हैं। देखिएगा बोला भी जाता है क्या चीज कि अगर आपको फैट बर्न करना चाहिए, अगर चर्बी बर्न करना है, एक्सटेंसिव वर्कआउट कीजिए, ज्यादा एनर्जी में वर्कआउट कीजिए, तो ही आपको जो होगा फैट बर्न होगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा एक्सटेंसिव हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हमारा शरीर भी जो होता है ज्यादा थकता है, तो ज्यादा ऑक्सीजन ले रहा है। देखिएगा जब भी आप फैट बर्न करेंगे, जब भी आप लोग जो है एक हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो खूब ज्यादा श्वास हम लोग लेते हैं। क्यों इतने ज्यादा हम लोग श्वास क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर उस समय कार्बोहाइड्रेट नहीं बर्न हो रहा है, क्या बर्न हो रहा है, फैट बर्न हो रहा है। और फैट बढ़ने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि इसके पास कम है। देख लो 55 के लिए 5 ही है, मतलब है कि यहाँ पर फैट का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, फैट का रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। लेकिन हम लोग नॉर्मल बैठे हुए हैं, जैसे बेंच पे बैठे हुए हैं, तो बेंच पे जब बैठे हुए रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर उतना हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल हमारा हम लोग बैठे हुए हैं। जब उसमें बैठे हुए हैं तो हम लोग के बॉडी में क्या यूज हो रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट हो रहा होगा कि फैट यूज हो रहा होगा। तो जवाब है कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहा है, कि हम लोग एक्सटेंसिव वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट करते हैं, हाफते हैं। हमारा बॉडी चाहता है कि ज्यादा ऑक्सीजन ले, तो ऑक्सीजन ले क्यों, कार्बोहाइड्रेट को बर्न करने के लिए नहीं, किसको बर्न करने के लिए, फैट को। ठीक है, तो सर प्रोटीन इतना काहे भी चल गया, भाई प्रोटीन को यूज कर लो। अब देखिए प्रोटीन याद रखना आप लोग को कि यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। रेस्पिरेशन इज एंजाइमेटिक प्रोसेस, यहां पर एंजाइम का रिक्वायरमेंट पड़ता ही पड़ता है। एंजाइम याद रखिए टर्म एंजाइम, एंड ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन।
अब बताइए, मान लीजिए हमको ठीक है, हम फैट नहीं कंज्यूम कर रहा है मेरा बॉडी, प्रोटीन को ही कंज्यूम कर लिया, क्या प्रोटीन कंज्यूम होगा तो सारा एंजाइम कंज्यूम हो जाएगा? तो हाँ, जितना भी अगर प्रोटीन कंज्यूम कर लेगा हमारा बॉडी तो क्या हो जाएगा, तो सारा एंजाइम भी कंज्यूम हो जाएगा। आप बताइए फैट को कंज्यूम करने के लिए कहां से लाएं, एंजाइम कहां से लाएं? इसलिए प्रेफरेंस में सबसे पहले किसको दिया गया, कार्बोहाइड्रेट को, उसके बाद फिर फैट को, उसके बाद फिर प्रोटीन को यूज किया गया है। नेक्स्ट, अब कुछ हमारे पास कुछ वैल्यूज है, डाटा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में हम लोग ये ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो अगर कार्बोहाइड्रेट का अगर देखें टोटल एनर्जी, अगर हम लोग कोई मशीन में डाल करके उससे हम लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को डालते हैं तो उससे कितना एनर्जी मिलता है, तो 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगा। लेकिन वही हमारे बॉडी के अंदर उससे कितना कार्बोहाइड्रेट मिल पाता है, तो 4.0 सरका है। इतना भेदभाव क्यों? हमारा बॉडी है, अभी बता रहे थे, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो कि 100% क्या रहे, इफिशिएंट रहे। 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिल सकता है, हमारा बॉडी मशीन नहीं है, जितना एनर्जी मिलेगा उसको लेना पड़ेगा। कितना मिल रहा है, 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम मिल रहा है 1 ग्राम में, तो उसको इतने एनर्जी मिलेगा, इतने एनर्जी वो लेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है नेचर में अभी तक। तो आप लोग क्या पता खोज दीजिएगा, अभी तक ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बना है जो कि क्या रहे 100% इफिशिएंट है। इसीलिए जो हमारा मशीन में मिल रहा है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू 4.1 किलो कैलोरी, वो हमारे बॉडी में ऑब्टेन नहीं हो रहा, थोड़ा सा कम, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, और इसीलिए देखते हैं हम लोग जो है, हम लोग का डाइट में, जैसे इधर हम लोग के साथ क्या होता है, मेरा डाइट देखिए कि हम लोग जो है एक लगते हैं प्लेट में चावल रहता है ज़्यादा मात्रा में, चावल ज़्यादा मात्रा में, तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। फिर हम लोग क्या रखते हैं उसमें, दाल, 1 कटोरी दाल रखते हैं, और उसमें इक्का दुक्का 2-4 चम्मच क्या रखते हैं हम लोग, फैट, घी डालते हैं। इसी को रिवर्स करके देखिए, भर कटोरी घी रख दिए, 2-4 चम्मच चावल कर दिए, और भर थाली, भर प्लेट हम लोग जो दाल कर दिए। क्या ये हमारा बैलेंस डाइट होता है? नहीं। तो हमारा शरीर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग खाते भी तो हैं, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट पड़ता है। इसीलिए क्योंकि प्रेफरेंस जो होता है ज्यादा मात्रा में किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा जल्दी बर्न होता है, फिर फैट, और फिर क्या चीज, प्रोटीन। अब देखिए एक चीज और देखिए कि प्रोटीन में एनर्जी कितना मिल रहा है, 5.65 किलो कैलोरी, लेकिन हमारे बॉडी में कितना मिलता है, 4.0 किलो कैलोरी। फैट को देखो, फैट में कितना मिल रहा है, 9.45 किलो कैलोरी, और हमारे बॉडी में कितना मिल रहा है, 9.0 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रहा है। अब देखिए दिक्कत कि सर यहाँ पर फैट में मिल रहा है एनर्जी ज्यादा, फिर भी हमारा बॉडी जो किसको यूज कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहा है, क्यों? तो जवाब है क्या चीज, फैट को बर्न करने में ज्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए ज्यादा एनर्जी मिलने के बावजूद किसको दिया आता है, किसको लिया आता है, तो कार्बोहाइड्रेट को। वरना देखते हैं आप लोग पेशेंट को देखते हैं हॉस्पिटल में कि हम लोग चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं, ग्लूकोज बोला जाता है ना, डॉक्टर बोलता है ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, पानी सलाइन चढ़ा रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, ग्लूकोज उसमें रहता है, तो यही कहना बोल दिया कि चलो उसमें 4 चम्मच उसमें घी डाल दी, वो चढ़ा देते हैं क्योंकि उसमें एनर्जी मिलेगा ज्यादा। अरे बाबू चक्कर आ रहा है उसको, बेचारा का सेल मरने वाला है, सेल डेड होने वाला है, और उसको तुम क्या लिए हो, फैट दे दिए हो। फैट को कंज्यूम करने के लिए उसको ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन, बेचारा काम ही नहीं कर पा रहा हो, कहां से लाएगा ऑक्सीजन, वो लाएगा। इसीलिए वहां पर जो भी मिलेगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन हमारा बॉडी जो प्रेफरेंस को देगा, कार्बोहाइड्रेट को, है ना, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी चाहिए ना। अब कार्बोहाइड्रेट पे जला रहे हैं, हमारा बॉडी जो है घी कंज्यूम कर रहा है, फैट को कंज्यूम कर रहा है, और जब फैट को कंज्यूम कर रहा है वहां पे हमारा बॉडी, तो जब फैट को कंज्यूम कर रहा है तो टाइम भी तो ज्यादा लग रहा है वहां पे कंज्यूम करने के लिए। अब टाइम कंज्यूम करेगा हमारा बॉडी मैक्सिमम, तो हमारे पास टाइम ही तो नहीं है उस समय, पेशेंट जो है बेड पे है,
टाइम कहाँ है मेरे पास, इसीलिए। बड़ा अब देखो बच्चा जो होगा, मान लो 4 बजे निकल गया, क्या तुमसे डॉक्टर बन गए, बच्चा जो गया, अच्छा पेशेंट आए हुए हैं, चक्कर आ रहा था तुमको, चलो आज दे दिए तुमको, फैट दे दिए, खूब घी का इसलिए चढ़ा दिया, क्योंकि इसको एनर्जी मिलने वाला क्या चीज ज्यादा। अब बताओ ये सीक्वेंस पढ़ा ही नहीं, वो सीक्वेंस नहीं पढ़ा तो क्या हो जाएगा, जो देना चाहिए कार्बोहाइड्रेट क्या दे दिया, फैट, पेशेंट क्या हो जाएगा, जिंदा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। उसको अभी कभी चाहिए एनर्जी, लेकिन एनर्जी कब मिलेगा उसको, 2 घंटा बाद मिलेगा, उठने में टाइम लगेगा, और तोड़ने के लिए उसको, उस पेशेंट को पहले तो 4 घंटे चलना पड़ेगा उसको, एक तो बेचारा पेशेंट है, कहाँ चलेगा वो। इसीलिए अधूरा ज्ञान भी क्या होता है, भारी पड़ जाता है कभी कभार, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट को इस रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट में मोर प्रेफरेंस मिला है इंस्टेड ऑफ हैविंग लेस एनर्जी। फिर किसको प्रेफरेंस मिला है, फैट को, और फिर किसको मिला है, प्रोटीन को। ठीक है, तो आज का इंट्रोडक्शन हम लोग जो है पढ़ लीजिए। इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में ही आप लोग देखिएगा कि जितना ही बात बताए हैं सारा एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में ही है, रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट के बारे में ही इंट्रोडक्शन में ही है, और इसके बाद का टॉपिक आपका चलता है ग्लाइकोलाइसिस। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में।